सोचिए आप अपने दोस्त से रोज एक खास चॉकलेट लेते हैं, लेकिन अचानक एक दिन वो कहे कि अब इस चॉकलेट की कीमत 50% ज़्यादा लगेगी। आप सोचेंगे भाई क्यों? यही हाल आजकल दुनिया की इकोनॉमी का है और इस कहानी में इंडिया और अमेरिका के बीच हो रहा है टैरिफ का खेल। आज हम समझेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे चलता है, टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं, ट्रंप इंडिया पर इतने टैरिफ क्यों लगा रहे हैं और इसका असर हमारे जीडीपी और स्टॉक मार्केट पर कैसा पड़ेगा। सो वेलकम टू भांति की बातें। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ सामान और सेवाओं का एक्सचेंज, जैसे कि गुड्स, कारें, मोबाइल, कपड़े वगैरह वगैरह, और सर्विसेज जैसे आईटी सर्विसेज या फिर टूरिज्म। 2024 में दुनिया का कुल इंटरनेशनल ट्रेड वैल्यू था 31 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा। इंडिया का इसमें हिस्सा था करीब 1.15 ट्रिलियन, जिसमें कि एक्सपोर्ट था 437 बिलियन और इंपोर्ट था 675 बिलियन। अब इसे आसान उदाहरणों के साथ मैं समझाता हूं ताकि आपको ये बातें तुरंत पकड़ में आए। तो पहला सवाल कि देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं? कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए। हर देश हर चीज बनाने में उतना कुशल नहीं होता। इसका मतलब है कि हर देश वही सामान या सेवा ज्यादा बनाए जिसमें वो सबसे अच्छा और सस्ता बना सकता है, और बाकी सारी चीजें बाहर से मंगवाए। यहाँ कुशलता का मतलब हुनर नहीं, बल्कि कम लागत और कम समय में ज्यादा उत्पादन करना है। उदाहरण के तौर पे भारत दवाइयाँ और आईटी सेवाएं बनाने में माहिर है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे और कम लागत वाले कर्मचारी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं अमेरिका एरोनॉटिक्स और आधुनिक मशीनें बनाने में माहिर है, क्योंकि वहाँ आधुनिक टेक्नोलॉजी है, R&D है और फैक्ट्रियाँ बहुत उन्नत हैं। अगर भारत खुद विमान बनाने लगे तो समय और पैसे दोनों लगेंगे। तो बेहतर है कि भारत अपनी दवाइयाँ और आईटी सेवाएं अमेरिका को बेचे और बदले में विमान खरीदे। दूसरा कारण है चीपर प्राइसेस। कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाना अपने देश में बनाने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। कई बार किसी चीज़ को विदेश से मंगाना उसे अपने देश में बनाने के मुकाबले सस्ता पड़ता है। कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि मजदूरी हो गई, कच्चा माल कहीं आसानी से उपलब्ध हो सकता है, बड़े पैमाने पर माल बनने से लागत घट जाती है। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फ़ोन, चीन में लाखों करोड़ों फ़ोन एक साथ बनते हैं, इसलिए उनकी लागत बहुत कम आती है। अगर वही फ़ोन भारत में छोटे पैमाने पर बनने लगे तो काफ़ी महंगे पड़ेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, तेल, ऑयल। भारत को अपने ज़रूरत के कच्चे तेल का ज़्यादातर हिस्सा बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि इसे विदेश से लाना अपने देश में निकालने के मुकाबले सस्ता है। तो यहाँ मुख्य बात आती है कि सस्ते दाम पर सामान मिलने से लोगों की जेब पर कम असर पड़ता है और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। तीसरा एक और कारण है बेटर क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस। कुछ देशों के पास किसी चीज़ को बनाने की खास टेक्नोलॉजी या कौशल होता है। उनसे सामान लेने का मतलब यह है कि हमें बिना सालों रिसर्च किए सीधी बेहतर क्वालिटी और नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मेडिकल मशीनों की बात करी जाए तो जर्मनी और अमेरिका में बने MRI और CT स्कैन मशीनें दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती हैं, और इन्हें मंगाकर भारत अपने अस्पतालों को आधुनिक बना सकता है। खेती के बीज, नीदरलैंड के हाइब्रिड बीज ज़्यादा पैदावार देते हैं, और इन्हें मंगाकर किसान अपनी फसल और कमाई दोनों बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि व्यापार से देश एक दूसरे की ताकत और तकनीक का लाभ उठा सकते हैं, जिससे विकास तेजी से होता है। अब इसी चीज को एक कहानी के जरिए से समझते हैं। एक गांव था, नाम था सुखपुर। इस गांव में 4 अच्छे दोस्त रहते थे। रामू गेहूं उगाने में उस्ताद था, श्यामू बढ़ई था, लकड़ी से फर्नीचर बनाने में माहिर था, गुड्डू मछली पकड़ने में सबसे तेज था, और मोहन कपड़े बुनने का मास्टर था। तो हमने पहला कारण जाना था कंपैरेटिव एडवांटेज। शुरुआत में चारों दोस्त सब कुछ खुद करने लगे। रामू ने मछली पकड़ने की कोशिश करी, मोहन ने खेत में गेहूं बोने की। ना तो गेहूं अच्छा हो पाया, ना मछली मिली, ना बढ़िया कपड़ा बन पाया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना
हर कोई वही काम करे जिसमें वो सबसे अच्छा है। रामू सिर्फ गेहूं उगाए, श्यामू फर्नीचर बनाए, गुड्डू मछली पकड़े और मोहन कपड़े बनाए। अब सबके पास अपने अपने काम का बढ़िया माल था और फिर उन्होंने आपस में अदला बदली शुरू करी। नतीजा, सबको अपनी ज़रूरत का सामान भी मिला और काम में मज़ा भी आया। अब बात करते हैं चीपर प्राइसेस की। एक दिन गांव में बिजली चली गई और मोहन का करघा बंद हो गया। कपड़े की ज़रूरत थी तो उन्होंने पास के शहर से कपड़ा खरीद लिया और देखा कि शहर के बड़े बड़े करघों से कपड़ा इतना सस्ता बनता है कि गांव में खुद बनाना महंगा पड़ जाता है। तब उन्होंने समझा कि कभी कभी बाहर से मंगाना सस्ता और आसान होता है। जो तीसरा रीज़न था, बेहतर गुणवत्ता और न्यू टेक्नोलॉजी। गुड्डू की मछली पकड़ने वाली जाल पुरानी हो गई। एक व्यापारी ने उसे शहर से एक नई मशीन वाली जाल दी जिससे दोगुनी मछलियां पकड़ में आने लग गईं। गुड्डू ने कहा, अगर ये तकनीक हम खुद बनाने बैठते तो सालों लग जाते और बाहर से लाने से काम झटपट हो गया। तो रामू, श्यामू, गुड्डू और मोहन की तरह देश भी वही चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं जिसमें वो अच्छे हैं और बाकी सारी चीज़ें दूसरों से खरीदते हैं। इससे सबको अच्छा सामान मिलता है, सही दाम मिलता है, नई टेक्नोलॉजी मिलती है और ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब बात करते हैं टैरिफ की, आसान शब्दों में और उदाहरणों के साथ। तो पहला सवाल कि टैरिफ है क्या? टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो किसी देश की सरकार बाहर से आने वाले सामान पर लगाती है। यानी अगर कोई सामान विदेश से आ रहा है तो उसकी कीमत पर सरकार एक अतिरिक्त टैक्स जोड़ देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टैरिफ लगाया क्यों जाता है? टैरिफ लगाने के कुछ एक मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। मान लीजिए कि भारत में खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं लेकिन चीन से बहुत सस्ते खिलौने आ रहे हैं। अगर बिना टैरिफ के ये खिलौने बिकेंगे तो भारतीय खिलौना कंपनियां बंद हो सकती हैं। इसीलिए सरकार चीन के खिलौनों पर टैरिफ लगाकर उन्हें महंगा कर देती है ताकि भारतीय कंपनियों को मुकाबला करने का मौका मिल सके। सेकंड, रेवेन्यू जनरेट करना। सरकार को भी पैसा चाहिए, सड़कें बनानी हैं, स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, तो इंपोर्ट पर टैरिफ लगाकर सरकार को सीधे टैक्स का पैसा मिल जाता है। और कभी कभी पॉलिटिकल लीवरेजेस के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल किया जाता है। टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई देश हमारे खिलाफ नीतियां बनाता है तो हम उसके सामान पर ज़्यादा टैरिफ लगाकर दबाव बना सकते हैं। ये टैरिफ कई प्रकार का होता है। पहला होता है एड वैलोरम टैरिफ, मतलब मूल्य का प्रतिशत। आयातित सामान की कीमत का एक निश्चित प्रतिशत टैक्स के रूप में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये का सामान है और 20% का टैरिफ है तो 20 रुपये अतिरिक्त देना होगा। सेकंड होता है स्पेसिफिक टैरिफ, मतलब सामान की मात्रा के हिसाब से टैक्स लिया जाता है, कीमत चाहे कुछ भी हो। उदाहरण के लिए गेहूं के हर 1 किलो पर 2 रुपये टैरिफ, 100 रुपये पर 200 रुपये अतिरिक्त। और थर्ड होता है मिक्स्ड, मतलब दोनों का मिश्रण। इसमें प्रतिशत और प्रति यूनिट दोनों तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। अब इन टैरिफ्स के वेरियस इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो सकते हैं। टैरिफ से सामान की लागत बढ़ती है जो आखिरकार ग्राहक को चुकानी पड़ती है। मतलब अगर पहले कोई चीज़ $100 में मिलती थी तो टैरिफ के बाद 120 या 130 में मिलेगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल सकता है। विदेशी सामान महंगा होने से लोग घरेलू सामान खरीदने लगते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी जाए तो घरेलू कंपनियों में आलस भी आ सकता है और वो इनोवेशन और क्वालिटी पर कम ध्यान देने लग जाएंगी। रिटेलिएशन वॉर शुरू हो सकती है, जिसे ट्रेड वॉर भी कहा जाता है, कि अगर हम किसी देश पर टैरिफ लगाएं तो वो भी बदले में हमारे सामान पर टैरिफ लगा सकता है और इससे दोनों देशों का व्यापार अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस और इंडिया का स्टील टैरिफ केस। 2018 में अमेरिका ने भारत के स्टील पर 25% टैरिफ और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में स्टील की कीमतें बढ़ गईं, वहाँ के बायर्स को नुकसान हुआ, भारत के स्टील एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर कम मिलने लगे और इससे भारत की कंपनियों को भी नुकसान हुआ। तो फिर ट्रंप भारत पर इतने सारे टैरिफ क्यों लगा रहे हैं?
डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी का एक ही मंत्र था, अमेरिका फर्स्ट। उनका मानना था कि यूएस कई देशों के साथ ट्रेड डिफिसिट में है, मतलब वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। 2018 में यूएस इंडिया ट्रेड डेफिसिट 21 बिलियन था। तो यूएस का आरोप है कि इंडिया हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक पर 50% ड्यूटी लगाई जाती है। यूएस फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स कंप्लेन करते थे कि इंडिया अनफेयर ट्रेड बैरियर्स रखता है। की टैरिफ इम्पोज्ड बाय ट्रंप ऑन इंडिया स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10%, जो कि 2018 में लगाए गए। 2019 में इंडिया को जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर कर दिया गया। इंडिया का 5.6 बिलियन ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट खत्म हो गया। सर्टेन टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स पर भी एडिशनल टैरिफ डाला गया। ट्रंप का कहना था कि अगर इंडिया हाई टैरिफ लगा सकता है तो यूएस भी लगा सकता है। असल में ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक थी ताकि इंडिया मार्केट खोल दे यूएस के प्रोडक्ट के लिए। अब सवाल यह है कि भारत क्या करे, रिटेलिएशन करे कि नेगोशिएशन करे? ये सबसे बड़ा सवाल है, तो इसे आसान और विस्तार से समझाता हूं। तो भारत अमेरिका के टैरिफ का जवाब कैसे दे सकता है? जब अमेरिका जैसे बड़े देश किसी सामान पर ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं तो हमारे पास कई तरीके के विकल्प होते हैं, लेकिन हर विकल्प के अपने फायदे और अपने जोखिम हैं। एक जो पहला तरीका भारत अपना सकता है, दैट इज सेलेक्टिव रिटेलिएशन। इसका मतलब है कि हम हर चीज़ पर टैरिफ ना लगाएं, बल्कि उन सामानों को चुनें जो सामने वाले देश के लिए बहुत अहम है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के बादाम, सेब और अखरोट भारत में बहुत बिकते हैं। अगर भारत इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है तो अमेरिका के किसानों और उनके वोट बैंक पर सीधे असर पड़ता है। इससे उनकी सरकार पर दबाव बन सकता है और वो हमारे ऊपर लगे हुए टैरिफ को कम कर सकते हैं। तो चुनिंदा रिटेलिएशन से संदेश भी जाता है और पूरी तरीके से ट्रेड इफेक्ट भी नहीं करता। एक और दूसरा जो ऑप्शन इंडिया के पास में अवेलेबल है वो है डाइवर्सिफाई मार्केट्स ढूंढना। अगर हम सिर्फ अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते रहेंगे और वहाँ से टैरिफ लग गया तो हमें बड़ा झटका लगेगा, जैसे अभी हो रहा है। इसलिए हमें अपने सामान को दूसरे देशों में बेचना शुरू करना चाहिए। जैसे यूरोप के देश हो गए, इनमें आईटी और दवा की भारी मांग है। आसियान देश हो गए, दक्षिण पूर्व एशिया में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का एक बड़ा बाजार है। अफ्रीका कृषि मशीनरी और फार्मा के लिए उभरता हुआ बाजार है। इससे एक देश पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और टैरिफ का असर घट जाएगा। जैसे किसान एक ही फसल पर निर्भर न रहकर अलग अलग फसल बोता है, वैसे ही व्यापार में भी कई सारे बाजार होने चाहिए। एक और ऑप्शन जो भारत के पास में अवेलेबल है, दैट इज ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब व्यापार समझौते। बाइलेटरल या मल्टीलेटरल डील्स करके हम टैरिफ बैरियर्स को कम कर सकते हैं। बाइलेटरल मतलब दो देशों के बीच, जैसे इंडिया और जापान। इन समझौतों में अक्सर तय हो जाता है कि किन उत्पादों पर टैरिफ कम या ख़त्म होगा, और इसका फ़ायदा यह है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल मार्केट मिलता है। इसका सीधा असर होता है एक्सपोर्टर्स को कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, बायर्स को सस्ते दाम मिलते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। और इन सब चीज़ों के साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना। अगर हमारे उद्योग मजबूत होंगे तभी हम वैश्विक बाजार में टिक पाएंगे। इसके लिए सरकार मेक इन इंडिया, पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम चलाती है। एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाना, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाना। जब हमारी कंपनियां बेहतर और सस्ते उत्पाद देंगी तब कोई भी टैरिफ हमें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पेंच भी है, हमको ओवर रिटेलिएशन से बचना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा और बहुत सख्त टैरिफ लगा देंगे तो सामने वाला देश भी और सख्ती कर सकता है। इससे शुरू हो सकती है ट्रेड वॉर, जिससे दोनों ही देशों का नुकसान होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऐसे माहौल में डर जाते हैं और अपने पैसे निकाल लेते हैं, और इससे स्टॉक मार्केट गिर सकता है और रुपए की वैल्यू पर भी दबाव पड़ सकता है। तो आखिर इन सारी चीज़ों का
स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी जैसे फार्मा हो गई, आईटी हो गई या टेक्सटाइल हो गई, इन पे दबाव बने। मेटल स्टॉक्स हो गए, टाटा, जेएसडब्ल्यू, ये गिर सकते हैं। इन्वेस्टर रिस्क एवर्स हो जाते हैं, मतलब FIIs आउटफ्लो बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर इंडिया नए मार्केट पकड़ ले तो जीडीपी में न्यूट्रल या पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कुछ सेक्टर्स में फायदा होगा, लेकिन अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हुआ तो जीडीपी ग्रोथ 0.2 से 0.5% तक घट सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को 2019 के जीएसपी रिमूवल इम्पैक्ट से समझते हैं। 2018 में भारत को अमेरिका की जीएसपी स्कीम का पूरा फायदा मिल रहा था। हजारों प्रोडक्ट्स, खासकर कपड़े और गारमेंट्स, बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के अमेरिका पहुंच रहे थे। कंपनियों के ऑर्डर बढ़ रहे थे, मुनाफा बढ़ रहा था और निवेशक भी बहुत खुश थे। लेकिन जून 2019 में ट्रंप सरकार ने भारत को जीएसपी स्कीम से बाहर कर दिया। वजह थी अमेरिका का आरोप कि भारत अमेरिकी कंपनियों को अपने मार्केट में बराबरी का मौका नहीं देता। जीएसपी हटते ही कपड़ा और गारमेंट इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब उन्हें अमेरिका में सामान बेचने के लिए 5 से लेकर 7% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा था। इससे उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, ऑर्डर कम हो गए और एक्सपोर्ट 12 से लेकर 15% तक कम हो गया। निवेशकों ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि कंपनियों की कमाई घटने वाली है। कुछ ही हफ्तों में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के शेयर 20 से लेकर 25% तक गिर गए। 100 रुपए का शेयर 75 पर आ गया, सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव की वजह से। तो ये घटना एक सबक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का असर सीधे हमारे एक्सपोर्ट, हमारी कंपनियों और यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। एक चाल वॉशिंगटन में चली जाती है और उसका असर मुंबई के दलाल स्ट्रीट तक महसूस होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड एक फाइन बैलेंस है, गिव एंड टेक का खेल है। इंडिया को स्मार्ट डिप्लोमेसी, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत करके इस तरह के शौक से बचना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में पैनिक आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अडाप्टेबिलिटी ही जीत की कुंजी है। तो अगली बार जब कोई बोले कि टैरिफ बढ़ गया है, तो याद रखिएगा ये सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल वीपन है। पर जब भी दुनिया के किसी कोने में हमारी मेहनत और हमारे उत्पाद पर कोई नई रुकावट लगती है, तो ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं होती है, ये हमारे कर्मठ हाथों, हमारी उद्योग क्षमता और हमारे तिरंगे की शान का सवाल बन जाता है। हर टैरिफ, हर बाधा हमें याद दिलाती है कि हमें और मजबूत बनना है, अपने उद्योग, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी मेहनत के दम पे, ताकि कोई भी विदेशी फैसला हमारे बाजार, हमारे निवेश और हमारी इज्जत को हिला ना सके। क्योंकि हम सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं हैं, हम भारत हैं। वो भारत जो अपने दम पर खड़ा है और दुनिया को अपने हुनर से झुकाना जानता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसी कई सारी और जानकारियों के लिए भांति की बातें और विकास भांति को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।